गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अबीर, प्रतिभा, प्रियंका एंड संजीत। आई न्यू कि आज कोई आएगा नहीं, सबको लगता है कि टेस्ट सुना ही देना पड़ेगा, और या तो दिया नहीं होगा, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लगा होगा कि फालतू की चीजें हमें तो सब आ ही जाए। खैर, आप लोगों ने दिया टेस्ट, अटेम्प्ट किया था। Have you all attempted the test? Abir, Pratibha, Priyanka, am I audible? Yes, ma'am. टेस्ट दिया, क्वेश्चंस किए, टेस्ट के? जी मैम। विदिन 20 मिनट्स किए थे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which among the following articles of the Constitution of India? अच्छा, एक काम करिएगा, उसके साथ साथ अपने आप को वो देते जाइएगा, ठीक है? अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो रहा है तो उसके 3 मार्क्स अवार्ड कर लीजिएगा, और अगर गलत हो रहा है तो उसपे 1 मार्क्स डिडक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? तो जहां पे आपका करेक्ट थोड़ा उसमें +3 करते जाइएगा, और जहां पे भी गलत हो रहा है वहां पे -1 कर लीजिएगा, ठीक? तो क्वेश्चन नंबर 1, which among the following articles of the Constitution of India abolishes untouchability? untouchability को खत्म करता है। 15, 16, 17 और 18 क्या लगा इसका? क्या 17, संजीत का मार्क किया था? सी। और बाकी लोगों ने प्रतिभा, प्रियंका 17। एंड व्हाट अबाउट आर्टिकल 15? आर्टिकल 15 में क्या है? आर्टिकल 15 किस बारे में बात करता है? Article 50 is related to what? Priyanka, Sakshi, anyone? अभी Article 15 किससे related है? सर नाटक क्यों है? सर किससे related है? Right to? Ma'am, something about discrimination in right to equality है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी discrimination नहीं होगा, कुछ grounds दिए हुए थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर इसका तो आपने मार्क कर दिया ना, एक सेकंड। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। Which article of Indian Constitution provides the right to constitutional remedy that allows Indian citizen to stand up for their right against anybody, even the government of India? क्या मार्क किया? बी। सही होता जाएगा तो 3 मार्क्स में अवार्ड करते जाइएगा, और जहां पे भी गलत है ईमानदारी से अपने से -1 कर लीजिए। Which of the following is the ultimate defender या guarantor of the fundamental? मैम 1-1 कर रहा हूँ। नहीं, जो सही है उसमें 3 कर लीजिए, ताकि माइनस, जो अगर सही है तो 1-1 करके एक्चुअली माइनस मार्किंग वो कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा ना, सीधे सीधे 1-1 माइनस कर देंगे। तो जहां सही होगा वहां 3 कर लीजिए, जहां गलत है वहां पे 1 माइनस कर लीजिए। Which of the following is the ultimate guarantor of the fundamental rights? इसका क्या मार्क किया है? सुप्रीम कोर्ट। ए। अच्छा, who became the first governor general of the new dominion of India? इसका क्या मार्क किया है? ए। बी। इसका राइट ऑप्शन इज ए। नहीं, who became the first governor general of? अच्छा, ठीक, न्यू डोमिनियन, हाँ राइट। इसका सही ऑप्शन आपका बी। क्योंकि जब जैसे इंडिया आजाद हुई थी तो लॉर्ड माउंटबेटन से बोला जाता है कि अभी आप मत जाओ, तो लॉर्ड माउंटबेटन थोड़े समय तक रुकते हैं, उसके बाद में फिर वो चक्रवर्ती सी राजा गोपालाचारी को देके जाते हैं। तो वो इज द लास्ट गवर्नर जनरल आता, तो सी राजा गोपालाचारी, या फर्स्ट इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में पहले गवर्नर जनरल पूछता तो सी राजा गोपालाचारी ही था। यहाँ ऑप्शन होगा आपका बी करें। तो अगर किसी ने एक किया है तो आप अपना 1 मार्क रिटर्न कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, which of the following मैचेस ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सही नहीं मैच है, तो कौन सा सही नहीं मैच है? पार्ट 12 बात कर रहा है रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट्स की, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन, पार्ट 20 अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 21 टेम्परेरी ट्रांसलेशन एंड स्पेशल प्रोविजंस। इसका क्या मार्क किया है? ये दोनों तो सही है, क्या मार्क किया है? अब ये क्या मार्क किया है इसका? ए। बाकी लोगों ने इसका ए करेक्ट है, रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट।
अच्छा, आपने पूरा टेस्ट नहीं दिया अभी, बाद में दे लीजिएगा, मार्क कर लीजिए। इन विच कंट्री द इंस्टीट्यूशन ऑफ शैडो कैबिनेट एग्जिस्ट? शैडो कैबिनेट कहाँ पे है? शैडो कैबिनेट कहाँ है? सी ब्रिटेन। सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not appointed by the president of India? किसको प्रेसिडेंट नहीं करते हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर, किसको नहीं करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट सी। वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को कैसे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट? ए नहीं, इसका सी होगा प्रियंका, सी इज द राइट आंसर। अभी करते चलिए कुछ, अभी अभी आप भी साथ साथ करते चलो, अभी मतलब ऐसे ऐसे तो इतना टफ भी नहीं, साथ साथ करते चलिए और अपने आप को मार्क भी देते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, which article of the Indian Constitution states that the Prime Minister shall be appointed by the President? कौन सा आर्टिकल है? 75 डी। which इसका क्या आ रहा था? Where was the president rule imposed for the first time under Article 356? डी। डी, that's true। ये पंजाब वाला जो है उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, इमरजेंसी प्रोविजन फॉर कंटेंट इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इमरजेंसी प्रोविजन किसमें है? 18। 18। ऑप्शन नंबर ए। Who administers oath to every member of the either house of state or legislature? स्टेट लेजिस्लेशन की ओथ कौन कराएगा? गवर्नर कराते, मैं गलत कर दिया। सीजीआई तो होगा नहीं, हाई कोर्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नर को हाई कोर्ट को गवर्नर, चीफ मिनिस्टर होंगे नहीं, तो यहाँ पे डी होगा, यही लगाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके राष्ट्रपति को दिलाते हैं, इज इट सो? है ना? ए नहीं होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसको देखिए, हु एडवाइजेस द गवर्नर विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल? एडवोकेट जनरल के लिए गवर्नमेंट को गवर्नर को रिकमेंडेशन कौन देता है? स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, काउंसिल, चीफ मिनिस्टर या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अगर ये है तो यहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे? क्या मार्क किया है वैसे? क्या मार्क किया है? डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करना है, स्टेट में करना है, करेगा गवर्नर, एडवाइस लेगा किससे? हर चीज में गवर्नर किससे एडवाइस लेते हैं? प्रेसिडेंट किससे लेते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो सेम वे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो चेयर्ड बाय कौन? चीफ मिनिस्टर। Who conducts all election to the पंचायत? पंचायत का इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन कराएगा या स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा? स्टेट इलेक्शन। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, इन विच ईयर द मोदी गवर्नमेंट स्क्रैप्ड द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? 2015 सी। 15, वेरी गुड। The chief minister of a state gives his resignation to, अगर कोई चीफ मिनिस्टर है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन किसको देगा? गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? क्या लगता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट सी। बिल्कुल, जैसे कि अब मतलब हमने लोकसभा में क्या देखा था कि बहुमत दल का, जिसकी भी मेजॉरिटी होती है, उनका जो लीडर होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। वही चीज तो स्टेट में भी होगा ना, कि जिस पार्टी की मेजॉरिटी आएगी उसी का लीडर चीफ मिनिस्टर होगा। तो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जिनकी सरकार बनी उन्हीं की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर, उसका नाम ही है चीफ, है ना? और अगर आता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का सबसे हाईएस्ट बॉडी कौन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की हाईएस्ट बॉडी पूछता तब तो गवर्नर होता, लेकिन मिनिस्टर्स का कौन हेड है? तो गवर्नर मिनिस्टर थोड़ी है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा आपका सी, राइट? अभी
आपने गवर्नर बोला। A person is entitled to Indian citizenship. कब मिलेगी इसको इंडियन सिटीजनशिप? अगर वो डोमिसाइल है इंडिया का, बॉर्न है इंडिया में, रेफ्यूजी हुए माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, या ऑल ऑफ द अबव? क्या लगाया है? All the above. All the ऑल above. ऑफ द अबव, डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, which of the following is not a condition to become a citizen of India? कब नहीं बन सकते? इसका क्या लगाया है? डी। एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। क्योंकि अब ये तो आप मतलब अगर आप एलिमिनेशन करना भी चाहो तो भी कर सकते हो, कि मतलब इसका मतलब ये थोड़ी कि पाकिस्तान का कोई आए और दिल्ली में एक जगह खरीद ले तो क्या उसको इंडिया का सिटीजन बना थोड़ी देंगे, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? एडवोकेट जनरल को कौन करेगा? ए। अगर अटॉर्नी जनरल होता तो कौन करता? अटॉर्नी जनरल होता तो कौन करता? प्रेसिडेंट। What is the minimum age to be a member of the Rajya Sabha? राज्य सभा की मिनिमम नंबर एज क्या है? राज्य सभा में मिनिमम एज क्या है? 30 है, 30, 35, 25, 36। 36 तो हो ही नहीं, 25 भी नहीं है, क्या होगी बताओ इन दोनों में? प्रियंका ए, साक्षी बी, अबीर बी, बी 35 माइनस करते चलिएगा। हाई कोर्ट इशू रिट्स अंडर आर्टिकल, हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंदर रिट इशू करते हैं? कल हमने किया था इंपॉर्टेंट आर्टिकल में, क्या आंसर मार्क किया है? देखो ये वाला तो ऑर्डिनेंस है, ये तो होगा नहीं, वैसे तुमने पढ़ा भी था कल। 220 नहीं, 226 ऑप्शन नंबर डी। नीति आयोग केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, नीति आयोग कब से इफेक्ट में आया है? ये भी किया है, कब से आया इफेक्ट में? सी, 1 जनवरी। Which of the following state was the first to establish पंचायती राज institutions? किसने किया था ये? पहली बार कहां पे? ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 23rd जो क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया, लेकिन फर्स्ट टाइम स्टार्ट को आंध्र प्रदेश। Which of the following was the first to establish कहां हुआ था? राजस्थान के जो नागौर वाले में है वहीं पे तो एस्टैब्लिश कर दिया गया था, ऑल दो वो चल नहीं पाया था। जो आंध्र प्रदेश वाला है वो वहां पे मतलब जो प्रैक्टिकल फॉर्म आप देख रहे हो पंचायत का, वो अगर पूछता कि मतलब पहली बार सक्सेसफुल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहां से शुरू हुए हैं तब आंध्रा होता, और कभी राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों राजस्थान बात करिएगा क्योंकि पहली बार वहीं पे हुआ है नागौर में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मैंने क्वेश्चन नंबर 20 राजस्थान मार्क किया है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है इसमें। मैंने नहीं, राजस्थान अगर मार्क किया, लेकिन आंध्र प्रदेश भी ऐसा था तो कंफ्यूजन। नहीं, आंध्र प्रदेश वाला क्या है ना, जो सक्सेसफुल एग्जांपल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, मतलब करेक्ट वे में सक्सेसफुली इन्होंने किया है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टू एस्टैब्लिश, पहली बार एस्टैब्लिश कहां हुआ है? तो पहली बार एस्टैब्लिश पूछा है ना, देखो फर्स्ट टू एस्टैब्लिश यानी पहली बार कहां एस्टैब्लिश हुआ, तो राजस्थान के नागौर में हुआ है, ठीक है। और हमेशा ना ये जो राजस्थान और आंध्र प्रदेश जब भी हो तो हमेशा आप राजस्थान को मार्क करिएगा, क्योंकि कमीशन आपका राजस्थान लेके ही चलेगी, वो अभी तक लेके चली आ रही है, उसी आदत को मानेगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, which of the following describes India as a secular state? कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट होगा? सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना, प्रीएम्बल मैम। प्रीएम्बल। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए, which of the following amendment acts amendment the preamble of Indian Constitution? कौन से मतलब अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में अमेंड किया गया था? 42nd। 42nd और 42nd अमेंडमेंट को हम और क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन सा केस हुआ था, फेमस केस जिसके बाद यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया था 42nd अमेंडमेंट? कौन से केस के बाद हुआ था? पहले किया इसको केशवानंदा भारती। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी? आइडिया कुछ?
इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने यूएस से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, यूएस से लिया है। यूएस की जो जुडिशरी है सबसे पावरफुल जुडिशरी हुई थी, तो ये यूएस से लिया होगा। Which one of the following articles deal with the pardoning power of president? किसमें प्रेसिडेंट पार्डन करते हैं? प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में है? देव आपने नहीं किया है क्वेश्चन? देव एंड 71 किया, आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। रिवाइज भी नहीं किया है ना आप लोगों ने, ऐसे ही करना शुरू कर। The impeachment of the president is carried by which one of the following? Impeachment अगर प्रेसिडेंट का होगा तो कहां से शुरू होगा? पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा। हाँ तो सही क्या होगा इसका? सी। Which one of the following articles deal with the tenure of the president? मुझे तो लगा था जो यही वाले क्वेश्चन हो गए यही आप लोगों के गलत हो गए, बाकी सब तो सही किया। टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट किसने, कि वो 5 सालों तक रहेगा, आर्टिकल 55। इम्पीचमेंट किसने, इम्पीचमेंट who among the following shall communicate to the president or the decisions of the council of ministers? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या डिसीजन है प्रेसिडेंट को कौन बताता है? अच्छा 33 देखिए, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए एनजेएसी में कौन कौन होगा? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बताया था आपको कि जिसमें क्या था कि अभी तक तो यही कॉलेजियम जो है वही बनाती है। कॉलेजियम सिस्टम बताया था कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है कि जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो होते हैं और बाकी सीनियर मोस्ट 4 जजेस होते हैं। तो ये कॉलेजियम में मिलकर बताती थी कि क्या कहते हैं कि मतलब किसी भी जजेस का ट्रांसफर कहाँ होगा या फिर कोई जज कौन सा हाई कोर्ट से किसी जज को आपको सुप्रीम कोर्ट लाना है, तो ये सारा कुछ अभी तक कॉलेजियम सिस्टम बताती थी। अभी क्या है कि अब अगर कॉलेजियम सिस्टम रहेगा तो आप देखो तो कॉलेजियम के सारे मेंबर जजेस हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जज जजेस को अपॉइंट करेंगे, है ना। तो इसका मतलब कि कोई भी इनके ऊपर है ही नहीं, जजेस ही जजेस को अपॉइंट करेंगे। तो अभी पार्लियामेंट एक बिल पे बात कर रही है, इस बिल का नाम है एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें ये बोला गया है कि जजेस अब जजेस को अपॉइंट नहीं करेंगे, इसमें हम जो लॉ मिनिस्टर है उनको भी डालेंगे। तो मिनिस्टर में लेजिस्लेचर का को भी जुडिशरी का पार्ट बना देंगे, जुडिशरी उनकी अपॉइंटमेंट का। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, ठीक है। ये 2 सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, सीजेआई रहेंगे और यूनियन मिनिस्टर रहेंगे। जो अभी बिल अभी ऑलरेडी पास नहीं हुआ है। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन आस्क मैम। हां प्लीज आस्क। मेरा नेटवर्क थोड़ा डाउन हो गया मैम। 30 से थोड़ा 30 थोड़ा दिखाएं 30 से एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 31 किया। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 3 में है अभी संदीप। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 3 में तो फंडामेंटल राइट किसमें है? पार्ट 4A। एग्जाम में सॉरी बोलने का भी चांस नहीं मिलेगा, तब क्या करिएगा? और जब ये ह्यूमन एरर करके आते तो मतलब इतनी ज्यादा तकलीफ होती है, लगता है कि क्या ही कर ले अब तो, मतलब लगता है इतना छोटी सी क्वेश्चन 2 नंबर का गलत होना इसका मतलब 500 लोगों से पीछे होना। और इस तरह के क्वेश्चन जो एकदम सिली वाले रहते हैं, सॉरी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी से एरर्स को क्वेश्चन जितना ज्यादा करेंगे इस तरह के एरर्स बंद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज? सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी, डेवलपिंग साइंटिफिक पेपर या ऑल ऑफ द अबव? अच्छा ये बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज किसकी रिकमेंडेशन पे आई है? फंडामेंटल ड्यूटीज को किसकी रिकमेंडेशन, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए? स्वर्ण सिंह कमेटी। ये जो नरसिम्हन कमेटी है वो बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंकिंग रिफॉर्म से। क्वेश्चन नंबर 38 which of the following is correct with respect to right against exploitation? right against exploitation किससे रिलेटेड है?
प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर पहला कहना है। दूसरा है फ्रीडम टू पे टैक्सेस, इसकी कोई बात थी? अगर पर्टिकुलर रिलीजन होता तो रिलीजन के लिए तो हमारा आर्टिकल 25 है, जहाँ पे मतलब कुछ ये बात ही नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन की तो बात ही नहीं है। माइनॉरिटी के लिए हमारा आर्टिकल 30 है, ये भी नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारा 14-15 है। तो इसका मतलब कहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है? ऑप्शन नंबर ए 39 बताइए। Which of the following of the Constitution is directed to establish uniform civil code? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कौन से आर्टिकल में? अच्छा, इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है, तो एक ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, प्रिविलेज है। कौन सा स्टेट है वो? अभी भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है वहाँ पे, गोवा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। Which article in Indian Constitution provides for an election commission in India? इलेक्शन कमीशन की बात किसमें की गई है? What is the tenure of Chief Election Commissioner? क्या है इसका सही आंसर? इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर क्या है? 6 years or 65 years, whichever is earlier, right? क्या किया इसका? बाकी सबने नहीं किया, छोड़ दिया था क्वेश्चन। आपने क्या किया प्रतिभा, प्रियंका, आपने क्या किया? मेरा गलत हुआ। किया क्या था? एक किया था। और संजीता आपने क्या किया था? बी किया। 60 तो होना ही नहीं था। क्लास में भी आप ध्यान से सुनते तो भी मुझे तो लगा था कि आप लोग कहोगे कि कैसा पेपर बनाया है हमने, तो आप 20 मिनट बोले थे तो 10 मिनट में कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 42, टू whom the speaker of the Lok Sabha gives his resignation? लोकसभा स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देते हैं? डेप्यूटी स्पीकर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। लोकसभा स्पीकर takes the oath of the office from, इसका क्या मतलब किया है, इसको बताइए। लोकसभा के स्पीकर को कौन ओथ दिलाएगा? नो ओथ, वो ओथ नहीं लेंगे। मैम नो, मैम नो ओथ लगाया है, क्या लगाया है? नो दिया मैम, क्योंकि प्रथम स्पीकर ही तो मैम सबका ये कराते हैं मैम। क्या लगाया है? जो पहला डी डी नो डी लगाया है। तो इसीलिए तो हमने क्या अपॉइंट किया था, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, स्पीकर था जी मैम, प्रोटेम स्पीकर तो ऑप्शन में था नहीं। लोकसभा स्पीकर टेक्स द ओथ ऑफ द ऑफिस फ्रॉम, इसका प्रेसिडेंट होगा, नो ओथ तो होगा ही नहीं। लोकसभा स्पीकर जैसे आपके मतलब पहले क्या होता है कि जो लोकसभा के स्पीकर बनेंगे पहले तो वो रिप्रेजेंटेटिव है, कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहीं से छुप के आए हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो उनको ओथ है वो तो प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो स्पीकर को कैसे वो लोग आपस में सिलेक्ट करते हैं, सारे लोग जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उसी को जो है वो लोग अपना स्पीकर बना देंगे। जब स्पीकर बन जाएगा तब उसको प्रेसिडेंट ओथ दिलाएंगे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था वो तब उसको प्रोटेम स्पीकर ने ओथ दिलाएंगे। तो नो ओथ तो नहीं होगा, इसका मतलब थोड़ी कि वो ऑटोक्रेट बन जाए। नो ओथ तो मतलब जहां भी नो नेवर ये वाली चीजें तो सही होती ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पिलर ऑफ डीपीएसपी? डीपीएसपी का इसमें से क्या पिलर नहीं है? क्या मार्क किया इसमें? डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। गांधीयन वाला तो है प्रतिभा, गांधीयन तो है ना वो, आर्टिकल 48 है जहाँ पे काउ प्रोटेक्शन की बात की गई है। गांधी जी काउ को बात करते थे, पीस की बात की गई है, गांधी जी पीस की बात करते थे, है ना। गांधी जी हमेशा रहते हैं, कभी भी ऑप्शन में गांधी जी को तो बिल्कुल मत हटाइएगा। क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, किसे डील करता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। Who decides whether a bill is a money bill or not? ये कैसे गलत कर दिया? इसका तो सी होगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। आर्टिकल 370 किन दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है? बी। बी कल भी हमने बताया था, राजा थे, राजा और मतलब महाराजा जो हरि सिंह थे और पंडित नेहरू के बीच में हुआ था। आर्टिकल नंबर 48,
Which of the following amendment acts make the right to education as the fundamental right to all the children under the age of 6 to 14 by inserting Article 21A of the Indian Constitution? क्या लगा है इसका? 86? B 86. Which of the following is true about parliament? Parliament के बारे में क्या सही है? पार्लियामेंट के बारे में क्या सही है? ये बात तो बिल्कुल गलत है। ज्वाइंट सिटी को हमेशा जो प्रेसिडेंट बुलाते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये बात तो सही है ना? वाइस प्रेसिडेंट दोनों हाउस ही सिलेक्ट करते हैं आपके। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या मार्क किया इसका? इसका होगा आपका बी सही। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट नहीं है। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज हेडेड बाय स्पीकर। स्पीकर हेड करते हैं उसको। ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है? तो स्पीकर नहीं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट दोनों हाउस ही मिलकर चुनते हैं। इसमें स्टेट की कोई बात नहीं होती। बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए। द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मस्ट बी। कौन होगा ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। सी। कर लिया सबने? अब मार्क्स बता दीजिए। मैम मेरा कुछ मिस हो गया मैम। सर एक बार कर लो आप टोटल कर लो। 30 मैम, कैन यू हियर मी? हाँ प्लीज। 50 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स का। एक 150 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 मैम। हाँ क्वेश्चन नंबर 30 है। देखो मैम 36 33 D 36 7 and 40 ओके मैम। ठीक। एक क्वेश्चन अगर आपका सही है तो उसमें 3 मार्क्स अवार्ड कर लीजिए। जितने गलत है उसमें एक माइनस करते चलिए। ठीक, तो इस तरह से 50 क्वेश्चन के 150 मार्क्स हो रहे हैं। इसका मतलब अगर ये एसएससी का पेपर होता तो कम से कम जिसके 80 नंबर होंगे वही सेफ है। 80 प्लस कम से कम, है ना? अगर बेयर वीडियो देखे तो 80 प्लस नंबर चाहिए। तो बहुत कम बता दिया। मतलब कम से कम 105 नंबर आपको सेव करेगा। तो अब पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे ये पता चल रहा है। तो कितना है? कैन यू स्क्रॉल टू स्टार्ट? कितने हैं आपके? संदीप आपके कितने हैं? संदीप कितने मार्क्स आ रहे हैं? 56। 150 में से 56 आ रहे हैं आपके। माइनस मार्किंग डिडक्ट करने के बाद टोटल करके बता दो कितने आ रहे हैं। माइनस मार्किंग डिडक्ट करके कितने आ रहे हैं? जितने सही उतने 3 से मल्टीप्लाई कर लो और जो गलत हो रहे हैं इसमें 1 1 1 1 करके माइनस कर लीजिए। फिर चेक करके बताइए कितने आ रहे हैं। प्रियंका कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके? एक एक करके बताओ। अबीर आपके कितने आ रहे हैं? अबीर कितने आ रहे हैं? आप साथ साथ तो पेपर कर ही रहे थे ना। कितने बन रहे हैं? देव आपके कितने बन रहे हैं? मानसी आपके कितने बन रहे हैं? प्रतिभा के 90 बन रहा है। साक्षी आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे मार्क्स। प्रियंका आपके कितने बन रहे हैं? प्रियंका गुप्ता कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके?
साक्षी 124, वेरी गुड। और अबीर आपके कितने आ रहे थे? अबीर, देव, मानसी आपके कितने आ रहे हैं? प्रियंका के आ रहे हैं 115 और साक्षी के आगे 124। संदीप के कितने आए? मैम संजीत 121। संजीत के आ रहे हैं 121। संदीप आपके? अच्छा अच्छा अच्छा, एलिमिनेट करके किया है, वेरी गुड। शरणदीप आपके कितने आ रहे हैं? और इधर से अबीर, देव, मानसी आप लोगों ने कैलकुलेट किया? मानसी के 70 बन रहे हैं, देव 66, संजीत 120। संदीप के कितने बने? संदीप आपके कितने बने? संदीप और अबीर आप दोनों अपना बता दो। संदीप 118 और शरणदीप आपके, आपने किया बेटा, पेपर किया था? अबीर आप कैलकुलेट किया आपने? नहीं किया? मैम मेरा 121 है। सर 121 122। हाँ, अबीर का नहीं कैलकुलेट हुआ अब तक? 100 से ऊपर आ रहे हैं ना? 15, 125। जबरदस्ती तो नहीं, साक्षी से 1 नंबर बड़ा ज्यादा कर लिया। चलो सर, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट टू साक्षी, है ना, कि उसने पूरा पेपर भी टाइम से किया था और उसके बाद 124 मार्क्स। कॉन्ग्रेचुलेशन साक्षी एंड अबीर, वेरी वेरी गुड। और बाकी तो मार्क्स संजीत के लिए अच्छे हैं। देव, मानसी आप थोड़ा सा हार्डवर्क करिए, मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। मैम इसको मतलब कि शॉर्टकट्स में कुछ तरीका है पॉलिटी, क्योंकि मैं वो स्टूडेंट जो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा खराब है पॉलिटी वगैरह या फिर सब्जेक्ट्स में। हिस्ट्री फिर भी कर लेती हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स वगैरह में बहुत ज्यादा खराब हूँ। तो हमने, जब आपने शुरू से सारी क्लासेस की है पॉलिटी की? मैम एक्चुअली मैंने बहुत कम क्लासेस हो पाई, वो रह गया। अब आपकी तबीयत ठीक है? यस मैम। तो अगर मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी, अभी आपके पास टाइम है मई तक का, आपके पास लेक्चर्स का वो तो जाता ही होगा, है ना, वीडियो तो जाती होगी, रिकॉर्डिंग्स, है ना। तो अगर आपको Yes, टाइम ma'am. मिले तो आप उसको 2x पे करके देख लो। और एक सेशन हमने किया था, आई गेस उस सेशन में संजीत और साक्षी आप दोनों शायद उस सेशन में थे, है ना, जिसमें हमने ये समझा था कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। हमें सारी चीजें नहीं आएंगी ना, मतलब चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स हो, सब कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस करने होते हैं। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए पेपर को सॉल्व करने का, कैसे करें कि अगर क्वेश्चन नहीं भी आए तो भी हम करें। पेपर को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, उस पर हमने एक सेशन किया हुआ है, अभी थोड़े दिन पहले ही किया था। उसमें आई गेस साक्षी का नाम मुझे याद है कि साक्षी थी वहां पे और संजीत थे। वो सेशन अगर रिकॉर्डिंग होगी तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा, अगर तो कोई डाउट है तो अगर आप ज्योग्राफी की क्लास करेंगे देन यू कैन आस्क मी। तो मैंने उसमें यही कोशिश की थी कि अगर चीजें आएंगी, है ना, तब तो आप कर ही लोगे, चीजें नहीं आएंगी तो हम ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करेंगे, गेस वर्क कैसे किया जाता है ना। गेस का मतलब तुक्का वाला नहीं, कैसे एजुकेटेड गेस लेंगे, हमें क्वेश्चन आए तो भी, नहीं आए तो भी हम मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, उसमें हमने जो है सेशन किया हुआ है, तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, राइट। तो मैम पॉलिटी के लगभग कितने क्वेश्चंस आएंगे अगर जैसे हुई तो, अगर
अभी तो छूट जाए यही वो होता है कोर्सेज हाँ, छोड़ सके नहीं तो। नहीं ऐसा तो बिल्कुल सोच के भी मत चलिएगा, क्योंकि नहीं। दो चीज है, मतलब एक प्रॉब्लम क्या है, एक हिस्ट्री और एक क्वालिटी है ना, ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें सेव कर देती है। एक तो वैसे 5-5 आते हैं है ना, दूसरी चीज ये है कि जैसे आप प्री क्वालिफाई कर लोगे सेकंड स्टेज के बाद जो थर्ड स्टेज है वो तो आपका आपको जो आपकी राइटिंग कैपेसिटी है, राइटिंग एबिलिटी है, वही चेक करता है। तो वही अच्छा लिख पाता है जिसकी क्वालिटी और इंटरनेशनल मूवमेंट अच्छे से प्रिपेयर होता है। तो मतलब एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो उन्होंने दिया आपको डीमोनेटाइजेशन पे, थोड़े दिन पहले जो पेपर आया था उसमें पूछा गया डीमोनेटाइजेशन पे। अब जिसको रटा होगा वो क्या करेगा कि जो लोग रट के जाते हैं, एसएससी में बच्चों कह रहे थे कि हम रट लेंगे, हमें तो मैथ्स इंग्लिश पढ़ते बाकी रट लेंगे और रट के वहीं पे उगल देंगे, और ऐसा होता नहीं। तो डीमोनेटाइजेशन वो लिखेंगे क्या, इस डेट को प्रधानमंत्री मोदी ने इस डेट को ये डिमोनेटाइजेशन लागू किया, डिमोनेटाइजेशन की डेफिनेशन ये है, और मार्क्स उसको मिलते हैं कि डिमोनेटाइजेशन एक लाइन में समझाया, डिमोनेटाइजेशन का प्लस क्या है, डिमोनेटाइजेशन का माइनस क्या है, कभी इतिहास में हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है या नहीं, होता है तो इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले 5 सालों में क्या होंगे, 5 साल बैठ जाएंगे तो मतलब पहले क्या थे, पहले क्यों नहीं किया गया, अभी किया गया तो उसके पीछे का क्या है। आप अगर एग्जामिनर होते और इस तरीके की चीजें होती तो आप भी किसको ज्यादा नंबर देते, कि जो इतना एनालिसिस करके रखते है ना, तो उन्हीं को ज्यादा नंबर मिलता है। इसलिए पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इसको तो बिल्कुल इग्नोर करके नहीं चल सकते। ठीक, तो ये एक तरीका हो सकता है। अगर अब आपकी तबीयत ठीक है, आप 2x पे करके देख लो, मतलब वीडियो की स्पीड को फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए अपने हिसाब से, और एक बार सारे लेक्चर्स को सुन लीजिए। कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, डाउट आपका जो भी है आप मेरे से पूछ लीजिएगा, तो आपका ये सब्जेक्ट खराब नहीं होना चाहिए। और कोई प्रॉब्लम किसी को? वैसे कैसा लगा आपको पॉलिटी पढ़ के? बाकी तो कुछ बच्चे तो एकदम रेगुलर रहे हैं, अभी एकदम रेगुलर था, संजीत एकदम रेगुलर रहे हैं, संदीप एकदम रेगुलर थे। आप लोगों का क्या है, आप लोगों का पॉलिटी कैसा चल रहा है, समझ में आने लगी? पहले से थोड़ा आइडिया था आपको पॉलिटी का या अभी अभी हुआ है? नहीं मैम, फर्स्ट टाइम एक्चुअली साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। क्लियर हो गया सारा कुछ? जी मैम, एक्चुअली मैम आपके क्लासेस में बहुत अच्छा होता है कि क्योंकि ना पॉलिटी के लिए उतना टाइम हम लोग मैंने स्पेंड किया भी नहीं था। जो मैं क्लास में सुनता हूँ मैं उसी में ही याद हो जाता है मैम, आप जिस तरह से कोचिंग कराते हैं। चलिए अच्छा बहुत मेथड अच्छी है बात है, अगर आपको याद हो गया तो इससे अच्छी बात क्या है। मैम। थैंक यू मैम अपने एफर्ट डालने के लिए हम लोग के लिए। थैंक यू तो तब करिएगा जब आप पास हो जाए, तो वो सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट होता है, राइट? जी मैम। पहले भी पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा इजी हो गया। चलिए थोड़ा थोड़ा इजी नहीं, इसको पूरा इजी कर लीजिए, बार बार रिवाइज करिए, फिर रिवाइज करिए, जितनी बार हो सके रिवाइज करिए। रिवाइजन इज द अल्टीमेट सोर्स। रिवाइज नहीं करने का टाइम मिल रहा है तो आप क्वेश्चंस जितने हो सके करिए। क्वेश्चंस ही एक ऐसा तरीका होता है जो हमें सेव करता है और ह्यूमन एरर से बचाता है। एक्चुअली जो बच्चा पास होता है, मतलब अगर मान लीजिए कि 10 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, ठीक है, मतलब और ज्यादा ही करते हैं वैसे, अगर 10 लाख कर रहे हैं तो आप मान के चलो कि जो सीरियस कैंडिडेट है वो सिर्फ 2 लाख है, ठीक है। अब ये 2 लाख जो सीरियस कैंडिडेट है ना, वो एक्चुअल सीरियस कैंडिडेट है, ठीक है। अब ये 2 लाख में से आपकी फाइट हो, 2 लाख भी नहीं, मैं तो ये समझती हूँ कि 20-25 से ज्यादा रहते नहीं, ठीक है, 20,000 लेके चले। इनमें से जो है शॉर्ट लिस्ट होंगे, आपके 3 टीयर्स में जाएंगे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। तो ये जो होते हैं एकदम क्रीम होते हैं, है ना, कि मिल्क से दही निकली, दही से जो क्रीम निकला वो ये बच्चे हैं। इनमें से वो भी हैं जो कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस से जिनका बीटेक एमटेक हो चुका है, तो जिनकी वैसे मैथ्स वगैरह पे कमांड है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सब रट लेंगे तो सब रटा नहीं जा सकता। तो इसमें यही होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाए, कैसे करें कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, और दूसरी चीज मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाए। तो 2 अप्रोच फॉलो करनी है, एक तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और दूसरा मैक्सिमम क्वेश्चन को सही करना है, ठीक। तो दोनों में सबसे पहली चीज तो यही करिए कि आप मतलब 3 राउंड में पेपर को करिए, ठीक। तो जैसे आपके पास पेपर आया, पहले राउंड में आप क्या करो, उन क्वेश्चंस को करो जिसमें आप 100% श्योर है। होता क्या है कि जैसे हमारे सामने पेपर आया और अगर हमने देखा कि किसी के 5 क्वेश्चन नहीं आते, वहीं पे काम खत्म लगता है। फिर उस समय हम ना ये नहीं सोचते कि अगले 6 क्वेश्चन पे जाए, दिमाग में क्या आता है कि पढ़ लिए होते उस दिन, मतलब वो दिन याद आता है जिस दिन नहीं पढ़ा था, सारे वही दिन घूमते कि 6 इस दिन ये सामने आया था, फिर भी नहीं पढ़ा, तो पढ़ लिया होता तो झंडे ही गड़ गए होते। तो वही सब दिमाग में चलता है। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, पेपर सामने आएगा, आप गो थ्रू नहीं करेंगे, बस सिलेक्टिवली क्वेश्चन को करते चलिए, ठीक। तो जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, जाते जाइए सब पे, जहां पे आप 100% श्योर है, पहले राउंड में आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हो, बैंक का हो, किसी चीज का भी पेपर हो, अगर 100 क्वेश्चंस होते हैं तो 35 से 40% क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं
जो कि नॉर्मल ग्रेजुएट बंदा कर सकता है। कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट पर्सन जो अवेयर सिटीजन होगा ना, दिमाग खुला होगा, तो वो 35 से 40% क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं। ठीक है, वो ऐसा पेपर होता है। तो वो 35 से 40% क्वेश्चन में से मान लीजिए अगर आपने 30 to 40 क्वेश्चन आपकी अच्छी तैयारी है, तो आप देखेंगे कि 40 में से 35 आप इजीली कर ले जाओगे। अब जैसे ही आप एक 35 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका भी एकदम से मोरल थोड़ा सा बूस्ट होगा। अब क्या करना है कि अब आपको सेकेंड राउंड लेना है। सेकेंड राउंड में आप जैसे उसमें एक होता है ना कि एक होता है कि जहां पे सेफ होगा वो ग्रीन हो जाएगा, और एक होता है रिव्यू करने के लिए। जहां जहां पे आपको डाउट है कि मतलब फर्स्ट वो में आपको लग रहा है कि जैसे कि मान लो यही क्वेश्चन था, एक ऑप्शन देख के बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, अब आपको लग रहा है कि 86 है कि 87 है, जहां जहां पे भी आपको दो डाउट लग रहे हैं कि या तो ये होगा या तो ये, उसको ब्लू मार्क करके चलिए। ठीक है, तो आप देखिए कि किसी भी कमीशन का जो पेपर होता है उसमें 25% से 30% जो प्रोबेबिलिटी देखी जाती है वो ऐसे क्वेश्चन से जहाँ पे दो ऑप्शंस में आपको फंसाने की कोशिश की जाती है कि आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज करो। तो उसमें जो एकदम नॉन सीरियस वाला कैंडिडेट होता है वो क्या करता है कि हमेशा उस ऑप्शन को चूज करता है जो कि या तो बिल्कुल सही नहीं होगा, और या जो नॉन सीरियस वाले होते हैं पहले उन्हीं पे दिमाग लगा देते। अब ये जो तुक्का वाले क्वेश्चन, इनको आपको नहीं छोड़ना है। जहां पे भी आपको दो में डाउट है वहां पे आपको रिस्क लेना है। ये नहीं करना है कि ये मुझे पक्का नहीं आता तो मैं छोड़ दूंगा। जहां भी आपको दो डाउट है, अगर आपने नहीं किया तो इसका मतलब फिर आप ब्लंडर कर रहे हो। जहां आपको दो क्वेश्चन में डाउट है वो आपको करना ही करना है, और तो माइनस मार्किंग है फिर भी आप करिए। तो उन 25 में से अगर आप 20 भी कर लोगे ना, माइनस प्लस करने के बाद आपका एकदम रेशियो बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक, तो ये काम करेंगे आप। उसके बाद आपको करना है कि 3 डाउट्स वाले पे चाहिए। 3 डाउट्स वाले में अगर 15 से 20 क्वेश्चन, आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद चेक करो कि क्या 70 से 75% क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। जनरल कैटेगरी हो आप 75% कर ले रहे हो। अगर तो आपका 75% हो गया है तब तो ठीक है। अगर 75% पेपर नहीं हुआ है तो आप जो है फिर आप कोशिश करिए कि कैसे भी करें कि एक ऑप्शन को एलिमिनेट करिए ही करिए। कोशिश करिए कि एक ऑप्शन एलिमिनेट हो। ठीक है, अगर मतलब 75% पेपर हो गया तो आप मान के चलो कि आप सेफ हो। ठीक, तो ये अप्रोच आपको लेके चलनी है। ये नहीं कि पहले ही गो में पूरा पेपर कर रहे हैं। और नॉन सीरियस कैंडिडेट को फिल्टर करने का सबसे आसान तरीका होता है कि कुछ मतलब आप देखो तो कभी भी क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ये होते हैं ऑप्शन जो उसको टफ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आप तुरंत बता दोगे रामनाथ कोविंद। यानी क्वेश्चन टफ नहीं था। अगर मैं आपसे पूछूं कि रशिया के राष्ट्रपति कौन है, तो अब क्वेश्चन तो टफ नहीं है ना, अब ये ऑप्शन जो है वो उसको टफ बना देंगे कि भाई या तो आपको आएगा या तो नहीं आएगा। तो या तो नहीं आएगा तो उसमें ये चेक करना है कि नहीं आता तो क्या मुझे बिल्कुल नहीं आता, या कुछ ऐसा कोई ऐसी चीज जिससे मैं एक कम से कम ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूं। ये अप्रोच के साथ हमें पेपर करना है। जब भी पेपर में नन ऑफ द अबव होता है, या जिसमें ऐसा ना कि जो आज टेस्ट में दिया है आपने, क्या बेटा मैम इट्स पॉसिबल कि कल हम बस 50 क्वेश्चन को अच्छे से कर लें। बेटा दिस इज द लास्ट क्लास और आज हमने ये क्वेश्चन ही किए। शरणदीप आर यू गेटिंग? तो जो नन ऑफ द अबव वाला आंसर होता है 11% चांसेस होते हैं कि ये जो है ऑप्शन सही नहीं होता है। 11% चांसेस यही होते हैं कि जो नन ऑफ द अबव वाला होता है ना ऑप्शन, वो कभी भी सही नहीं होता है। तो अगर आप कभी भी तुक्का लगाना हो तो नन ऑफ द अबव के साथ आप नहीं जाएंगे। राइट, क्वेश्चन में कभी भी एक्सट्रीम मतलब दैट इज आई एम डिस्कसिंग ओनली फॉर द जनरल स्टडीज। ठीक, तो जनरल स्टडीज में जब भी जहां पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है कि मतलब जैसे मान लीजिए आपने पूछा गया खेड़ा मूवमेंट, मान लीजिए कि हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो तो गांधी जी के 3 मूवमेंट बहुत फेमस है, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तो मान लीजिए उसने कहा कि खेड़ा मूवमेंट में केवल कुछ जो है कुछ कास्ट के लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया। तो जब भी इस तरह की स्टेटमेंट हो आप सोचो कि भाई गांधी जी मूवमेंट कर रहे हैं, नेशनल लेवल का मूवमेंट है, तो क्या केवल कुछ ही कास्ट उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे? तो आप बाई ऑप्शन उस तरह के क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद फिर वहां से आप क्या करें, मैक्सिमम ऑप्शंस को जहां एलिमिनेट हो गए, और अगर आपके पास 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हैं, 2 बच रहे हैं, आपको तुक्का लेना है, वो क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। राइट, इस तरीके से आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करने की कोशिश करिए। चाहे फिर वो एसएससी का पेपर आप दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, कोई भी पेपर दे रहे हैं, यही अप्रोच लेके पेपर को सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। अगर आपको डाउट है तो एक सेशन इसीलिए मैंने किया था एक ही जो है कैसे पेपर को अप्रोच किया जाए, क्योंकि क्या होता है कि मतलब जितना मैंने देखा एसएससी के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद, आप लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लोग मेहनत नहीं करते, आप अच्छे बच्चे और बहुत जल्दी गेन कर लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप मगिंग पे ज्यादा फोकस डालते हैं कि कितना जल्दी सब कुछ रट जाए। मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल खाली डिब्बे जैसा है, जितना इन्फॉर्मेशन हो सके सब भर दीजिए कि सबका सब रटा है, और वो पॉसिबल नहीं है।
दिमाग की कैपेसिटी कि वो कितने, आप सारा इंफॉर्मेशन भर दो, आप सुबह उठोगे आधी चीजें गायब हो चुकी होंगी। तो कोशिश ये करिए कि जो आपका मतलब कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो। जब अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी तो आप उसकी वजह से आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे, और ऑप्शन एलिमिनेशन ही जो है किसी को सक्सेसफुल बनाता है। अब जो लोग पास होते हैं, जो लोग फेल होते हैं, मतलब एक्चुअली जो कंपटीशन है वो तो 20% बच्चों के बीच में होता है। तो 20% बच्चों में पास वही लोग आते हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। और दूसरी चीज, जो ह्यूमन एरर्स नहीं करते। ऑल्दो पेपर में कभी कभी ऐसा था कि ह्यूमन एरर हो जाती है कि ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो बिल्कुल मतलब आपको, अगर आप सोच रहे हो उठा के कुछ तो आप सही बताओगे, और फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं। और वो ह्यूमन एरर अवॉइड करने का दो ही तरीका है कि जब भी आपका एग्जाम हो आप स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस कब नहीं लेंगे? जब तैयारी अच्छी होगी। तैयारी के पहले से अच्छी होती है तो उस टाइम पे स्ट्रेस नहीं आता। और ना ये सोच के चलिए कि यही मेरा लक्ष्य है, यही ठीक है, वो आपका लक्ष्य है, वो गोल है, पर वो नहीं भी होता है, दैट्स ओके। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं किसी चीज को, फिर भी चीजें नहीं हो रही है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके जाएंगे तो पेपर जरूर खराब करके आएंगे। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। और दूसरा, जितना हो सके आप पेपर्स को करिए। जितना पेपर को करेंगे ह्यूमन एरर्स होना बंद हो जाएंगे। ठीक, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। मैंने आपसे कहा था आप रिवाइज कर लीजिए, पर आप लोगों को टाइम नहीं मिला होगा रिवीजन करने का। मैम एक कोई पेपर डाउट है किसी को? डिस्कस कर लेंगे। क्या बेटा? एक पेपर टेस्ट पर पेंडिंग था ना मैम, टेस्ट में एमसीक्यू वाला एमसीक्यू आपका एक पेंडिंग है क्या? मेरे पास उसकी शीट नहीं, मेरे पास शीट नहीं है। कोई उसका क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। अगर वो उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आ रहा है, आई विल पोस्ट द आंसर, आई विल गिव द आंसर टू द रोमा, तो वो आपको पोस्ट कर देंगे। बाकी कोई डाउट किसी को? सबको सब कुछ आता है? देव, अबीर, और देव आपको बहुत मेहनत करनी है। मुझे लगा था कि मतलब आपसे बहुत उम्मीद है, और पता नहीं क्यों, मतलब आप, क्योंकि आप लोगों को देखा तो है नहीं अब यहाँ पे, तो पता नहीं चलता। फेशियल एक्सप्रेशन देख के ज्यादा समझ में आता है कि किसको कितना समझ में आ रहा है, कितना कौन कौन कितना गेन कर रहा है। तो बट ये होता है कि द वे यू आर आंसरिंग, और एक हो जाती है कि जैसे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं जिस तरह से आप लोग रिप्लाई करते हो, तो एक मेंटल इमेज सबकी बन जाती है। तो इस बैच में से आई हैव फाउंड 2 स्टूडेंट्स जिनकी मतलब मुझे लगता है कि they have the spark of cracking this examination। तो 2 बच्चों में तो मुझे डेफिनेटली स्पार्क लगता है। और देव, आपको बहुत मेहनत करनी है और बहुत अच्छे से इवन पास करके दिखाना है, ठीक है? फर्स्ट अटेम्प्ट में इसी अटेम्प्ट। कुछ है कि कम टाइम में कर सकूं, क्योंकि जैसे इस टाइम पे अभी मैं ग्रेजुएशन ही कर रही हूँ, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है मेरा, इंटर्नशिप, ट्यूशन, कोचिंग। सो क्योंकि मेरे पास सुबह 9 o'clock से लेके 6:30 तक मेरी क्लासेस होती है विदाउट ब्रेक। 9 to 6:30 मैं लंच ब्रेकफास्ट क्लासेस लेते लेते करती हूँ। तो कुछ हो सकता है कि कम टाइम में, क्योंकि बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है मेरा। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप देखो कि कोर एरिया क्या है, तो पहले कोर एरिया को प्रिपेयर कर लीजिए। अगर जीएस की बात करें तो जीएस में आपका पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट और इकोनॉमी, ये चीजें ऐसी हैं जिसको आपको पहले सेव कर लेना चाहिए, ठीक। और जैसे मैं अपने आपको अप्रोच बताऊं तो मतलब विद द जॉब ये बहुत मुश्किल होता है कि हम अपनी प्रिपरेशन को उसी फ्लो में लेके चलते रहे। एक तो कॉम्पिटिशन उन लोगों से है जो कि पूरा तरीके से डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हैं, उधर फिर आपको अपनी जॉब भी लेके चलनी है। तो उसका सही तरीका ये होता है कि अभी तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की इतनी ज्यादा रीच हो चुकी है, आप अपना ब्लूटूथ और मतलब या ईयरफोन जो भी आप यूज करते हैं, आप उसकी लो, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अगर नहीं भी देख रहे हैं, ट्राई टू लिसन, है ना। आप इतना कहते हैं कि हमारे ब्रेन में 3 पार्ट है, फ्रंटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब। तो फ्रंटल होता है कि जहाँ पे दिमाग देखता है, ऑसिपिटल जहाँ पे सुनता है, और जहाँ पे फिर जो तीसरा है वो जहाँ पे दोनों काम होते हैं। और तो अगर आप नहीं भी देख रहे हैं, आप अपनी जो भी क्लासेस है, जैसे भी आपको टाइम मिले, आप रास्ते में, मेट्रो में, आप सुनने की कोशिश करो। तो सुनी हुई बातें भी बहुत दिनों तक याद रहती है। वो जो जीएस की चीजें हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री एकदम कहानी की तरह सुनने की कोशिश करिए। पॉलिटी आपने एक बार मतलब अगर लेक्चर आप सुन लो तो काफी कुछ आपको रिकॉर्ड रहेगा। तो जब आपको टाइम मिले, आप देख भी लो, नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट ट्राई टू लिसन। जहां आपको नहीं समझ रहा है, जस्ट पुट योर मोबाइल और देख लो कि अच्छा ये चीज है, फिर आप उसको जितनी बार सुनोगे ना, वो उतनी जल्दी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अदर सब्जेक्ट्स, हाँ अभी तो आई थिंक मंडे से आपकी ज्योग्राफी लेनी है, तो आप में से जो लोग भी रहेंगे तो ज्योग्राफी, आई एम टेकिंग द ज्योग्राफी। और कुछ
ये डाउट था। मैम सेम Who recommend? मैम हाँ सेम टाइमिंग रहेगा मैम सेम सेम टाइमिंग रहेगा टाइमिंग टाइमिंग शायद 5:30 ही है, शायद से 5:30 है। Who recommends to the parliament for the abolition of legislative council in the state? legislative council के लिए legislative assembly बोलती है। अगर मतलब किसी भी कुछ ही स्टेट में आपकी legislative council है तो legislative council बनाने के लिए कि मतलब हमारे स्टेट में legislative council बनाना हो तो इसके लिए स्टेट legislative एक बिल लेके आती है, वो बिल पास होता है, उसके बाद फिर वो बिल भेजा जाता है लोकसभा राज्यसभा में, जब वहां से पास हो जाता है तो वहां पे legislative council बनाई जाती है और यही प्रोसेस आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करने में भी होता है, हटाने का काम आपका पार्लियामेंट का करता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाएगा कौन? पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और कुछ सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस थे ना मैम अपडेटेड मैम 38 टोटल इंक्लूडिंग सीजीआई। कर लीजिए, उसको आप अपडेट कर लीजिए, कुछ चीजें तो बदलती ही रहती है, उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। जी मैम चेंज हुआ है मैम रिसेंटली। और ये तो पूछेंगे भी नहीं। जी मैम वो जो चेंजेस जो रहता है हाँ। वो तो मैम पूछते नहीं क्योंकि लास्ट मोमेंट में या तो changes फिर करंट अफेयर्स में उसको लेके कुछ होता है। आपने न्यूज सुनना शुरू किया? न्यूज सुनते हैं आप लोग? न्यूज सुनने की आदत डाली, कोशिश मतलब उसको अगर आपको इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में सुन लिया करिए। मैम न्यूज़ सुनने का टाइम नहीं मिलता तो इसलिए आपने जो वेबसाइट बोले ना मैम वो प्रेस ब्यूरो वो मैं देख लेता हूँ प्रेस ब्यूरो और अच्छा हिंदू। ठीक है, वो भी ठीक है, मतलब वो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उतना लेवल पूछना नहीं है तो उतना आप टाइम क्यों डेडिकेट करोगे इस पे। मतलब कुछ अगर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आए करंट अफेयर में कोई चीज नहीं समझ आ रहा है तब तो आप होता है तो हाँ आप ऑल इंडिया रेडियो की भी न्यूज सुन Themes सकते हो, वो होता तो है। बहुत छोटी होती है। क्या बेटा? जी मैम अच्छा आप लोग मुझे बताओ, एबोलिशन ऑफ टाइटल कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? एबोलिशन ऑफ टाइटल इज गिवन इन व्हिच आर्टिकल? 18 18। वो काउ प्रोटेक्शन को लेकर कौन सा आर्टिकल है? काउ प्रोटेक्शन को लेकर कौन सा आर्टिकल है? और ये आ भी सकता है क्योंकि एमपी में अभी काउ को प्रोटेक्ट करने के लिए कैबिनेट बनाई गई। आर्टिकल 48 या 49 48 शायद मैम या एनिमल हस्बेंड्री। और जम्मू कश्मीर का मतलब जम्मू कश्मीर इंडिया से कौन से आर्टिकल से जुड़ा हुआ है? 370 जुड़ा हुआ था मैम 370। और सिटीजनशिप, जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? 35 से। जम्मू कश्मीर वाला छोड़िएगा मत, सब कुछ कर ही लीजिएगा, उसका पता नहीं कुछ भी पूछ ले। अच्छा क्या 370 जब एबॉलिश मतलब जब 370 तो एबॉलिश हो गया, इसके पहले क्या रूल था कि वहां की जो प्रॉपर्टी है कौन खरीद सकता था? क्या इंडियन सिटीजन जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टी खरीद सकते थे? बाहर नहीं अदर देन जम्मू कश्मीर रेसिडेंट नो वन कैन बाय। और व्हाट अबाउट मैरिज? मैरिज का क्या था? मैरिज अगर कोई बाहर से कोई मैरिज करते तो उनका राइट हट जाता था। उनका राइट हट जाता था। और अगर कोई लड़का वहां की लड़की से मैरिज कर लेता था तो उसको कोई भी स्पेशल राइट नहीं मिलता था, इवन लड़की के भी राइट्स चले जाते थे। ठीक। अच्छा कौन सा आर्टिकल? उसमें प्राइवेट सेक्टर कुछ भी जाके बहुत सारा बिजनेस कुछ नहीं है, कर सकते फिर कर सकते हैं, लेकिन वहां की फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनकी परमिशन के बाद, ये नहीं था कि जो मतलब पार्लियामेंट रूल है वो बना दे। अच्छा जीएसटी कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन से अमेंडमेंट से जुड़ा गया है? जीएसटी 101 और अच्छा पार्लियामेंट में कौन कौन आएगा? कल का जो पीपीटी वो मैम नहीं मिला। वो तो मैंने पूरी पीडीएफ आपको शेयर कर दिया। फुल पीडीएफ जो वो मिल गया मैम, कल ही मैंने रोमा मैम ने शेयर किया है, लेकिन कल लास्ट में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और जो लिस्ट है ना जो लास्ट वो सारा कुछ जो आपका मेरा जो कंप्लीट पीडीएफ है उसमें तो वो सारा कुछ होगा ही ना, इसलिए मैंने कंप्लीट पीडीएफ दे दी कि आप जो है आपको प्रॉब्लम ही ना हो। उसमें आर्टिकल वाला भी है, अमेंडमेंट्स भी है, सारा कुछ है। जो जिससे मैंने पढ़ाया है आपको वो पूरा आर्टिकल ही मतलब पूरी पेज ही आपको शेयर कर दिया था। मैंने सोचा था कि आज हम पूरा सेशन करने के लिए रिवीजन का मतलब वो नहीं है क्या जो लास्ट में आपने जो पीपीटी से ये करे ना वो पढ़ाया है, जो कल पढ़ाया है ना, तो जो कंप्लीट पीडीएफ उसमें वो कल वाली चीजें दी है, जो कंप्लीट पीडीएफ उसमें कल वाली चीजें दी है। लास्ट के पेजेस में आप देखेंगे। लास्ट में नहीं है मैम, सिर्फ बीबीपीटी है लास्ट टॉपिक।
तो थोड़ा सा ऊपर करके देख लो, थोड़ा सा ऊपर करके देखो, वहां पे होगा वो। जब कॉपी पेस्ट करिए ना तो टेक्नोलॉजिकली प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। हाँ बेटा आस्क। मैम ये वाले जो 50 क्वेश्चंस है इसकी पीडीएफ दोगे ना? हम सॉरी अच्छा विद आंसर्स? विद आंसर्स नहीं, इसमें तो आंसर्स के लिए क्लास बैठे की डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा, आंसर चाहिए आपको? हाँ मेरे को चाहिए क्योंकि मैं तो आई थोड़ा विल लेट प्रिपेयर ज्वाइन द किया था। कोई बात नहीं, आई विल प्रिपेयर द आंसर्स। ठीक है, तो आप कर दीजिएगा। ठीक है मैम, ओके। और कोई डाउट किसी को? आप लोग ज्योग्राफी की क्लासेस में हो या आज किसी की लास्ट क्लास है? नहीं मैम, रहेंगे। आप लोग ज्योग्राफी में भी रहने वाले सारे? किसी की लास्ट क्लास है? शायद मैम और भी 2-3 बैच इंक्लूड होने वाले हैं वो क्लास में, शायद रुमा मैम बोल रही थी। आप लोगों में से क्या है? अबीर आप है उसमें? देव, मानसी, प्रतिभा, आप सारे हो उसमें ज्योग्राफी में? यस। अच्छा तो ठीक है। कोई डाउट अगर आपको पॉलिटी में कभी कभी अगर आप रिवाइज करेंगे तो ना डाउट होगा। पहले तो ये दिक्कत है कि रिवाइज करो, तो अगर रिवाइज करोगे तो डाउट होगा। अगर डाउट होगा तो आप ज्योग्राफी में भी पूछ सकते हैं। और हो सकता है हिस्ट्री भी मेरे को लेनी होगी, हिस्ट्री वाला पोर्शन है। हिस्ट्री हो गई आप लोगों प्लीज सारे। देखते कोशिश मेरे को थोड़ा सा ट्रस्ट है, मेरे को सिर्फ आपकी रिकॉर्डिंग क्लासेस ही इतना मतलब बूस्ट कर रही हैं, तो मैं लाइव क्लासेस में तो आई एम वेरी हैप्पी। ओके आई विल ट्राई। और ये किसी ने आंसर तो शेयर कर दिया, किसने किया? प्रतिभा ने। वेरी गुड। शरणदीप आपका तो काम उन्होंने आसान कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24 नहीं मिला है। 24 का आंसर क्या है? इसका ए है 24 का ए। चलिए अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, पेपर में पेपर सॉल्विंग का क्या होता है कि एक बार क्या हुआ था कि ये ऑप्शनल पेपर था, ठीक है? तो इसके बारे में मतलब स्टोरी आई थी न्यूज़पेपर में कि कोई बच्चा था, उसको पेपर सॉल्व करके निकलना था, तो उसने ऑप्शनल पेपर था और उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, तो उसने जब पेपर सॉल्व करना शुरू किया तो उसने लाइन से क्या किया, बीबी सब मार्क कर दिया। और जब बीबी मार्क किया तो उस साल ऐसा था कि जिन्होंने भी पेपर सेलेक्ट किया था, तो जब पेपर चेक किया गया तो उसकी 60 to 65 क्वेश्चन सही थी और 60 से 68 क्वेश्चन सही थे और सिलेक्ट हो गया। तो बाद में जब चेक किया गया कि भाई इसने सब बी मार्क करके रखा था, तब से ये रूल बन गया है, ठीक है? तो ये रूल बन गया है कि आप किसी भी एक ऑप्शन को ज्यादा ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे सकते, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि ए ही सही कर दो या बी ही सही कर दो, ठीक? तो इसमें आप एक दिमाग ये भी लगा सकते हो कि अगर तो मान लो कि हाँ जय माता दी बीबी कर दिया उसने, तो एक अप्रोच हमारी पेपर सॉल्विंग की ये भी हो सकती है कि मान के चलिए कि आप 25% एक ऑप्शन को लोग वेटेज देते हैं, ठीक है? कि एक जैसे ए होगा तो 25% ऑप्शन ए रखे जाए, मतलब 25 से 27 इतना ही वैल्यू करता है। अगर आपका कोई पेपर ऐसा है, कभी भी आप एग्जाम देने जाओ और कोई पेपर ऐसा है जहां पे कि आपके माइनस मार्किंग नहीं है, आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने तरीका बताया, आप उसी तरीके से पहले पेपर कर लेना। ए बी सी जो भी आपको समझ आएगा पहले मार्क कर लीजिएगा। जब पूरा पेपर आपका हो जाए और अगर आपके 75% क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, अगर आपके 75% क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप एक तरीका ये करिएगा कि आप ऑप्शन को काउंट करना, ठीक? जिस ऑप्शन को आपने सबसे कम मार्क किया होगा, मान लीजिए कि आपने बी मार्क किया है 20, ठीक? सी मार्क किया है 18, जिस ऑप्शन को सबसे कम मार्क किया होगा, बाद में आप केवल उसी ऑप्शन को फिल कर दीजिए। मान लीजिए ऐसा है कि आपने ए को सबसे कम मार्क किया है ना, तो अगर जब लास्ट में तुक्का मारना हो तो आप कोशिश करिए फिर ए सब मार्क कर दीजिए, फिर ऑप्शन को चेंज मत करिए, काउंट करिए कि किस ऑप्शन को सबसे कम मार्क किया है, फिर बाद में आप उसी ऑप्शन को भर लीजिए। तो ये भी एक तरीका हो जाता है कि आराम से जो है कुछ सही होने की प्रोबेबिलिटी भी वहां बढ़ जाती है। लेकिन ये तब, ये नहीं कि पेपर मिला और बी कर दिया, नहीं, पहले पूरा पेपर करिए, उसके बाद देखिए कि कौन से काउंट कर लो 25 से 27% ही एक ऑप्शन को प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक? तो जिस ऑप्शन को आपने ज्यादा मार्क कर दिया, जिसका सबसे कम प्रेफरेंस होगा ना, उसी पे तुक्का मारिए। और यहाँ पे लोगों का क्या होता है कि पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से लगाव होता है कि जब तुक्का मारना होता है या तो बी को मारते हैं तो सी को मारते हैं, पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा होता है। हर बच्चे के साथ होता है कि या तो बी को करेंगे या सी को करेंगे। आप काउंट कर लीजिएगा, ए को सबसे कम मार्क होगा तो ए, डी को कम होगा तो डी, जिसका सबसे कम होगा ना उसी पे ब्लाइंड रिस्क लीजिए। और नन ऑफ द अबव अगर है तो उसमें तो तुक्का हमें नहीं मारना है। नन ऑफ द अबव 11% चांसेस भी होती है कि सही हो, राइट?
तो ये अप्रोच के साथ पेपर करेंगे। जिसको कोई अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज फिर मंडे को मिलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। मैम मेरा तो 42 क्वेश्चन सही है, तो आज तो 118 आ रहा स्कोर, पता नहीं क्या कैलकुलेशन गलत है, कोई बात नहीं, 100 प्लस है ना, 105 है ना, पास तो हो गए। कोई जीत अंतिम जीत नहीं है, कोई हार अंतिम हार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीत गए तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हार गए तो भी आगे नहीं बढ़ेंगे। दोनों तरीके में आगे ही बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ना और बढ़ते रहना है, और वही जीतेगा जो लगातार बढ़ेगा, जो रुकेगा और या थकेगा वही नहीं बढ़ेगा। ठीक, इस अप्रोच के साथ आप पेपर को टैकल करेंगे। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे अहेड।